हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जयप्रकाश तिवारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरओसी क्लासेज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th के लिए एक इतिहास का मॉडल पेपर। ये जो है दूसरा मॉडल पेपर है। अगर आपने पहला मॉडल पेपर नहीं देखा है तो आप उसको प्लेलिस्ट में जा करके देख लें। उस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। आइए चलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर पर, जो कि रहेगा दूसरा। इससे पहले के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी प्रश्नों को अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम सभी एक जो पेपर बनते हैं उस तरीके के पेपर को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा भगवान बुद्ध से संबंधित रहेगा। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु, लुम्बिनी, उरुबेला या फिर कुशीनगर? तो बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में है। हज़रत निजामुद्दीन आपने शायद सुना होगा, जो दिल्ली को रिलेट करते हैं। तो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? दिल्ली में है। बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आपको जो ये प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, इन्हीं प्रश्नों में से आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में भी मिलते हैं, इसलिए आप इनको अच्छे से याद करें। सिर्फ ये न सोचें कि ये एक बहुविकल्पी प्रश्न है। तो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में है। बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। किस वर्ष हम्पी को राष्ट्रीय स्थल घोषित किया गया था? जो ये प्रश्न था, इससे रिलेटेड आपको एक जो पिछला मॉडल पेपर था उसमें दिखाया गया था। तो वर्ष 1976 में। कब? वर्ष 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय स्थल घोषित किया गया था। फिर है विरूपाक्ष मंदिर में सभागार का प्रयोग किन कार्यों के लिए किया जाता था? तो विरूपाक्ष मंदिर में सभागार का प्रयोग अनुष्ठानिक कार्यों यानी सी के लिए किया जाता था। नेक्स्ट है आत्मनिवेदन का उच्चतम रूप क्या था? तो आत्मनिवेदन का उच्चतम रूप सिजदा हुआ करता था। सिजदा हुआ करता था, जो राजा को सिजदा करते हैं, आपने वर्ड सुना होगा शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा बादशाहनामा किसकी कृति है? तो बादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी की कृति है। इसी से रिलेटेड जैसे बाबरनामा भी पूछा जाता है, जो कि पिछले मॉडल में आपको बताया था कि बाबरनामा बाबर की कृति है, जिसको बाबर ने स्वयं लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने किया था स्थायी बंदोबस्त लागू? लॉर्ड कॉर्नवालिस। एक विलय नीति पूछा जाता है फ्रेंड्स, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है उसका आंसर। वैसे पिछले वीडियो में भी बताया था मैंने आपको। 9वां क्वेश्चन रहेगा भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक किसने लिखी? तो वीडी सावरकर, वीर सावरकर ने लिखी थी, जिनको हम बोलते हैं वीर सावरकर। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक वीर सावरकर जी ने लिखी थी। 10वां क्वेश्चन रहेगा 1885 ईस्वी में बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो वाई.सी. बनर्जी थे। कौन थे? वाई.सी. बनर्जी जो थे 1885 में मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अब बात करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, यानी 11वां क्वेश्चन रहेगा, आपको यहाँ पर आंसर भी दिए गए हैं। संस्कृति किसे कहते हैं? तो पूरा शास्त्र में संस्कृति शब्द का प्रयोग पूरा वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए किया गया है जो किसी विशेष कालखंड तथा भौगोलिक क्षेत्र में प्राप्त होता है तथा एक विशिष्ट शैली से निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध के शक्तिशाली होने के क्या कारण थे? आपको फ्रेंड्स पता होगा कि मगध जो राज्य था एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य था, जिससे जो आपके अशोक हैं वो रिलेट करते हैं। तो मगध के शक्तिशाली होने के क्या कारण थे? इस क्षेत्र के भूमि उपजाऊ थी, जिस कारण जनसंख्या में वृद्धि हुई। लोहे के आविष्कार ने विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और तीसरा है बिंबिसार अजातशत्रु जैसे शासकों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। 13वां क्वेश्चन है लिंगायत कौन थे? किसी एक विचार का उल्लेख कीजिए जिसे उन्होंने चुनौती दी। अच्छा क्वेश्चन है। लिंगायत कौन थे ये पूछते हैं, और नयनार कौन थे, इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। तो क्या थे? लिंगायत शिव के उपासक थे जो लिंग धारण करते थे। बासवन्ना इस संप्रदाय के संस्थापक थे।
लिंगायत के संस्थापक कौन थे? तो बासवन्ना थे। इन्होंने निम्न आचारों को स्वीकार किया। आइए देखते हैं। निम्न जाति के लोग जो लिंगायत बनना चाहते थे उनको अपनाया। अगर कोई निम्न जाति का लिंगायत बनना चाहे तो इसमें आ सकता था। और दूसरा, विधवा पुनर्विवाह और वयस्क विवाह को मान्यता प्रदान की। 14वां रहेगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई? तो तुगलक वंश के शासनकाल में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के अंतिम वर्षों में अराजकता एवं अव्यवस्था उत्पन्न हुई। परिणाम स्वरूप विजयनगर राज्य की स्थापना संगम के दो पुत्र हरिहर और बुक्का द्वारा। पूछते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो हरिहर और बुक्का द्वारा 1336 ईस्वी में की गई। उन्होंने अपने गुरु विहारण्य के प्रभाव में आकर यह कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झरोखा दर्शन क्या है तथा इसकी शुरुआत किसने की? तो झरोखा दर्शन में बादशाह सूर्योदय के कुछ समय बाद छोटे छज्जे अर्थात झरोखे में जाता था, जिसके नीचे लोग राजा की एक झलक पाने की प्रतीक्षा करते थे। यह अकबर के द्वारा प्रारंभ किया था। जो अकबर की एक पिक्चर आई थी, योद्धा अकबर नाम था शायद, उसको आपने देखा होगा कि वो जाता है बाहर बालकनी में और अपनी प्रजा को हाथ उठा करके स्वागत करता है उनका। तो इसी को समझ लीजिए झरोखा दर्शन है। नेक्स्ट रहेगा, लघु उत्तरी प्रश्न है। अगर आपको इनके आंसर नहीं मिलते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपको इनके आंसर उपलब्ध कराने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। फर्स्ट है 16वां क्वेश्चन, लघु उत्तरी प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के पतन को समझाइए। मतलब हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? हड़प्पा सभ्यता जो जैसे कि आप जानते हैं एक विकसित जो है सभ्यता थी। आपने इसके विषय में पढ़ा होगा कि विशाल नगर बसा हुआ था। जब खुदाई की गई तो क्या कारण था कि इसका पतन हो गया? 17वां रहेगा, मस्जिद के स्थापत्य संबंधी सार्वभौमिक तत्वों का उल्लेख कीजिए। 18वां क्वेश्चन रहेगा, बाबर द्वारा भारत पर आक्रमण के दो कारणों का उल्लेख कीजिए। बाबर द्वारा भारत में आक्रमण करने के क्या कारण थे? तो आपको पता होगा कि उस समय जो है भारत में आंतरिक विद्रोह चल रहे थे, मतलब राजा आपस में लड़ रहे थे। इसके अलावा कई राजा ऐसे थे, जैसे राणा सांगा ने खुद ही जो है बाबर को आमंत्रित किया था लड़ाई के लिए। तो ये कुछ कारण थे। इसके अलावा और भी कारण थे। आप अगर पढ़ेंगे इसको तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अच्छा क्वेश्चन रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19वां क्वेश्चन है, विजयनगर की आर्थिक दशा का संक्षिप्त विवरण कीजिए। नेक्स्ट है 20वां, अकबर द्वारा फारसी भाषा को दरबारी भाषा क्यों बनाया गया, इसके क्या परिणाम हुए? और 21वां है, रैयतवाड़ी व्यवस्था के क्या दोष थे, आपको इसका आंसर बताना है। सभी प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, दीर्घ उत्तरी प्रश्न रहेंगे। अब महावीर के जीवन तथा शिक्षाओं का उल्लेख कीजिए। महावीर के जीवन तथा शिक्षाओं का उल्लेख करना है आपको। विजयनगर साम्राज्य के इतिहास एवं संस्कृति पर प्रकाश डालिए। फिर 23वां क्वेश्चन रहेगा, अमेरिकी गृह युद्ध ने भारत में रैयत समुदाय जीवन को कैसे प्रभावित किया? और इसी में अथवा में है, इस्तमरारी बंदोबस्त के बाद बहुत सी जमींदारियां क्यों नीलाम कर दी गई, इसका आंसर आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। 24वां जो कि रहेगा, 1857 ईस्वी का विद्रोह एक लोकप्रिय आंदोलन था, कथन को स्पष्ट कीजिए। और इसी में क्वेश्चन है, नमक कानून स्वतंत्रता संघर्ष का महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों बन गया था? आपको पता होगा गांधी जी ने डांडी मार्च किया था और फिर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था। अब एक प्रश्न आता है, तिथियों संबंधी जो है घटनाओं का उल्लेख करना होता है, तो क्या है? आइए इसका आपको आंसर यहीं पर मिल जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं 1556 में क्या क्या हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, जो आपको पता ही होगा कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 में, जो कि अकबर एवं हेमू के बीच हुआ, जिसमें अकबर विजयी हुआ। हालांकि अकबर ने ये युद्ध नहीं लड़ा था, अकबर का सेनापति था, उसने यह युद्ध लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मतलब इसका सेकंड, 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना का आरंभ हुआ। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन द्वारा संवैधानिक योजना की घोषणा हुई। वर्ष 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था। वर्ष 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडलों का त्यागपत्र हुआ। वर्ष 1928 में बारदोली में किसान आंदोलन हुआ था। आपको बताना है कि बारदोली आंदोलन में किसी महापुरुष को कुछ टैग दिया गया था, मतलब कोई उपाधि दी गई थी। तो आपको इसका आंसर कमेंट करना है कि
वो कौन थे और किसको क्या उपाधि दी गई। आपको इसका आंसर मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिर है 1801 ईस्वी अवध में वेलेजली द्वारा सहायक संधि लागू की गई। वर्ष 1942 भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। वर्ष 1857 ईस्वी ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना हुई। वर्ष 1946 केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। अब ये है मानचित्र कार्य। क्या है, निम्न में दिए गए मानचित्र को दर्शाइए। दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, पटना और कलकत्ता। बहुत आसान है, मानचित्र में दर्शाया गया है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर दिल्ली है, फिर है लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, पटना है बिहार की राजधानी, वाराणसी उत्तर प्रदेश में ही है और कलकत्ता ये रहा, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था एक मॉडल पेपर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनमें अगर आपको कुछ के आंसर नहीं मिलते हैं और आपको ये कमेंट जरूर करना है कि आपको इसमें आता कितना था। अगर आप अच्छे नंबर ला रहे हैं इस मॉडल पेपर में तो आप बोर्ड एग्जाम में भी अच्छा नंबर ही लाएंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।